क्लास 12 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2025 का, जिसका कोड है 346 BCF के क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे, जिसमें सबसे पहले खंड जो है आपका अ है, जिसमें MCQ क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें कुल मिला के आपके 1 2 3 4 5 6 और 6 क्वेश्चन है। इन 6 क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निर्वात में वैद्युतशीलता का मात्रक क्या है। निर्वात में वैद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन जीरो का मात्रक क्या होगा। तो खंड अ पहला सवाल। अब हमें एप्सिलॉन जीरो का मात्रक बताना है, तो हम लोग कूलाम का नियम पढ़े हुए हैं। लेसन नंबर 1, कूलाम का नियम आपको याद होगा कि कूलाम के नियम में हमने एक फार्मूला बनाया था, दो आवेशों पर लगने वाला बल 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये था। अब यहां से अगर मैं एप्सिलॉन जीरो को इधर कर दूं, तो एप्सिलॉन जीरो बराबर हो जाएगा 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब अगर हम मात्रकों की बात करें, तो एप्सिलॉन जीरो का जो मात्रक बन के आएगा वह यह है कि ऊपर क्या लिखा हुआ है, Q1 Q2 यानी आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो कूलाम गुणे कूलाम यानी कि कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा। और बटे में क्या आएगा, 4 नियतांक है, पाई नियतांक है, F यानी बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और उसके साथ गुणे में क्या है, दूरी, दूरी का होता है मीटर, स्क्वायर है तो मीटर हो जाएगा। यानी हम इसे लिख सकते हैं कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी हमारा ऑप्शन जो है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा, यानी कि कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या है हमारा, सही है, ऑप्शन 3। अब चलते हैं अगला प्रश्न ख पे। अच्छा, अगला प्रश्न बोला है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में बल रेखाओं के लंबवत इलेक्ट्रॉन आवेश है, उस पे स्मॉल ई, नियत वेग v से चल रहा है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होगा। ध्यान दीजिए, यहां पे कहा है कि एक चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान है, तो ये हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए बना लिया। एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा तो समांतर रेखाएं होंगी, और इसमें इसमें जो है कोई इलेक्ट्रॉन जो है लंबवत प्रवेश कर रहा है, या तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, जो अच्छा लगे। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, आवेश ई है, और ये v वेग से इसमें लंबवत प्रवेश किया, यानी कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो गतिमान आवेश पर लगने वाला जो बल होता है F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां पे जो आवेश है वो स्मॉल ई हो जाएगा, यानी कि ई रख लेते हैं, वेग v ही है, चुंबकीय क्षेत्र b है, साइन थीटा यानी कि साइन 90 डिग्री, क्योंकि आवेश जो इलेक्ट्रॉन और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है वो 90 डिग्री है, यानी यहाँ पे साइन 90 होगा। हम जानते हैं जो साइन 90 का मान होता है वह 1 होता है, यानी कि F बराबर ई वी बी गुणे 1 हो जाएगा। तो F बराबर आ गया ई वी बी, यानी लगने वाला बल जो है वो ई वी बी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 दिया हुआ है ई वी बी, तो हम लोग कह देंगे ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या है, सही है। ठीक, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन ग, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, टेस्ला, वेबर, वेबर मीटर, कौन सा होगा। तो इसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि फाई बी बराबर क्या होता है। बताइए, बी ए कॉस थीटा, जैसे फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा होता है, उसी तरह से चुंबकीय फ्लक्स बराबर होता है बी ए कॉस थीटा, वेक्टर बी डॉट ए। अब बी का मात्रक होता है टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर इसका मात्रक बनेगा। मात्रक लिख रहा हूं मैं, किसका मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर, या इसी को हम लोग वेबर कहते हैं, टेस्ला मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं, वेबर कहते हैं। टेस्ला मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं, वेबर, यानी ऑप्शन जो होगा वेबर सही होगा, यानी कि विकल्प नंबर 3, ऑप्शन थर्ड इज राइट। हो गया, ओके। अब अगला प्रश्न देखिए, घ वाला। घ प्रश्न बोला है कि किसी समतल परावर्ती पृष्ठ पर 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित होता है, परावर्तित प्रकाश की आवृत्ति होगी। यहां क्वेश्चन में कहा है कि किसी समतल पृष्ठ पर 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है कि 5000 एंगस्ट्रॉम है, यानी लैम्डा का मान जो दे रखा है वो है 5000 एंगस्ट्रॉम, और कहा है कि एक प्रकाश आपतित होता है, समतल परावर्ती पृष्ठ है, परावर्तित प्रकाश की आवृत्ति कितनी होगी, यानी आपसे न्यू का सिंपल मान पूछा है। आप यहां फॉर्मूला लगा दीजिए, न्यू बराबर सी बटा लैम्डा, जहां सी प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल होती है 3 गुणे 10 की घाते 8, यहाँ पे तरंगदैर्घ्य दिए रखा है 5000 गुणे 10 की घाते -10, क्योंकि एंगस्ट्रॉम है तो मीटर में बदलेंगे, तो ये -10 ऊपर जाएगा तो +10 हो जाएगा, तो -10 और 8 जुड़ के कितने हो जाएंगे, यहाँ न्यू बराबर आ जाएगा 3 गुणे 10 की घाते 18
अरे भाई माइनस में है तो ऊपर जाएगा प्लस 10 होगा, और जब 10 8 18 हो गए, नीचे कितने हैं 5000, 1 2 3, इसके 3 जीरो खत्म, तो ये हो जाएंगे कितने, 18 से 3 कम हुआ तो ये हो जाएगा 15। तो न्यू बराबर कितना आ गया, 3/5 गुणे 10 की घात 15। 3/5 गुणे 10 की घात 15। अब 3/5 को हल कर लेते हैं। 3 में हमें भाग लगाना है 5 से, तो दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, 5 6 के 30 कट गया, यानी हमारा 0.6 बना। तो न्यू का मान जो बना है वो बना है 0.6 गुणे 10 की घात 15। अब दशमलव हटाने के लिए एक अंक दशमलव आगे ले जाएंगे तो ये घात कम हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 14। आवृत्ति है तो हर्ट्ज होगा, यानी 6 गुणे 10 की घात 14 हर्ट्ज इसका आंसर होना चाहिए। अब ऑप्शन में देखते हैं, 6 गुणे 10 घाते 14 ऊपर पहला ही ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। ओके, ये रहा पूरा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, घ अब अंगा। ओके, अगला जो प्रश्न है बोला है डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य के लिए व्यंजक है। डे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य क्या होता है, हम जानते हैं डे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य से हमें यह पता है कि जो कोई भी पदार्थ होता है वो कण और तरंग दोनों के गुण को व्यक्त करता है। उसके लिए डे ब्रॉगली ने एक समीकरण प्रस्तुत किया, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, जहां पी की जगह हम एम भी लिख सकते हैं, तो एच अपॉन एम होता है। ये डे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का समीकरण है। अब ये समीकरण यहाँ पे कौन सा है, देखिए, एच स्क्वायर नहीं, लैम्डा स्क्वायर नहीं, लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी, लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी, यानी ये समीकरण नंबर ऑप्शन 3 वाला सही है। ऑप्शन 3 यानी विकल्प 3 इसका क्या है, सही है। आराम से च च सवाल जो कहा है कि पी टाइप का अगर अर्धचालक हम तैयार करते हैं तो इसमें से कौन सा उदाहरण सही है। पहला लिखा है शुद्ध सिलिकॉन, शुद्ध जर्मेनियम, बोरान से मादित डोप किया हुआ। डोपिंग होता है मतलब कि अशुद्धियां मिलाना। किसी भी अर्धचालक में जब अशुद्धि मिलाते हैं, क्यों मिलाते हैं, ताकि उसकी चालकता को बढ़ाया जा सके। तो कहा है कि बोरान से मादित डोप किया हुआ जर्मेनियम। ऑप्शन होगा बोरान से जब डोपिंग की जाती है जर्मेनियम की, तो जो हमारा तैयार होता है उसे हम लोग पी टाइप का अर्धचालक कहते हैं। क्यों, क्योंकि बोरान जो होता है त्रिक संयोजी होता है। अब त्रिक संयोजी से हम लोग जब बनाते हैं तो जो सेमीकंडक्टर तैयार होता है, यानी जो अर्धचालक तैयार होता है, उसे हम लोग पी टाइप कहते हैं। यहीं पे अगर हम लोग फास्फोरस लेते तो वहां पे पेंटावैलेंट होता, यानी कि पंच संयोजी होता, तब वो हमारा क्या हो जाता, एन टाइप हो जाता। ओके, तो इसका आंसर कौन सा होगा, थर्ड वाला, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 3 इसका सही है। बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग खंड ब पे, खंड ब, खंड ब का सवाल देखते हैं। इसमें बोला है प्रश्न दूसरे का, इसमें प्रश्न नंबर दूसरा, जिसमें कुल मिला के 6 प्रश्न पूछा हुआ है, क ख ग घ अंग और च। तो पहले हम लोग क देखते हैं। प्रश्न क बोल रहा है कि ओम के नियम को परिभाषित कीजिए। ओम के नियम को परिभाषित कीजिए। अब ये ओम का नियम तो आपको पता ही होगा, क्लास 10th में भी पढ़े हैं। ओम का नियम कहता है कि वोल्टेज जो होता है धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। कब, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। लिख देता हूं, यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में, भौतिक अवस्था जैसे ताप कह दीजिए, जैसे ताप में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात v अनुक्रमानुपाते I। यही ओम का नियम है। देख सकते हैं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात v अनुक्रमानुपाते I। अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो यहाँ पे एक नियतांक लगाना होगा, जो कि क्या है, R। ये R क्या है, ये चालक का प्रतिरोध है, यह एक नियतांक होता है। ठीक है, हमसे केवल पूछा था ओम का नियम, हमने यहाँ पे ओम का नियम लिख दिया हुआ है। अगला प्रश्न ख, प्रश्न ख कह रहा है, प्रश्न ख है वाटहीन धारा क्या है। वाटहीन धारा, वाटलेस करंट, वाटहीन धारा।
अच्छा, आप प्रत्यावर्ती धारा स्रोत में बात करिए कि अगर किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत में शुद्ध प्रेरकत्व जोड़ दें या फिर हम कोई शुद्ध संधारित्र यानी शुद्ध धारिता या शुद्ध प्रेरकत्व वाला, जब भी हम कोई प्रत्यावर्ती धारा परिपथ लेते हैं तो इसमें जो होता है धारा और वोल्टेज के बीच का कलांतर जो होता है 90 डिग्री होता है। अब धारा और वोल्टेज के बीच का अगर कलांतर 90 डिग्री हो जाए तो आप यहाँ कह सकते हैं कि कॉस 90 डिग्री। अब कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0। तो इस वजह से इसका जो औसत शक्ति निकल के आता है, औसत शक्ति निकल के आता है, वह शून्य आता है। औसत शक्ति कितना आता है? शून्य आता है। और इसी वजह से हमें इसे, अब देखो शक्ति का मात्रक होता है वाट, अब वाट जो है वो 0 हो गया, इसलिए हम लोग कहते हैं इसको वाटहीन धारा यानी औसत शक्ति का मान शून्य हो गया। फार्मूला P बराबर आप लोग पढ़े हैं VRMS इंटू IRMS कॉस फाई। इस फार्मूले से हमने वाटहीन धारा निकाला। ठीक है, तो क्या परिभाषा होगी? वाटहीन धारा किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा क्या होगा? तो परिभाषा होगा वाटहीन धारा का, वाटहीन धारा, इसको इंग्लिश में वाटलेस करंट कहेंगे, वाटलेस करंट। करंट जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, जब किसी एसी परिपथ में धारा धारा यानी कि I तथा वोल्टेज वोल्टेज यानी कि V के बीच कलांतर यानी कि फाई, डेल्टा फाई 90 डिग्री हो, 90 डिग्री होता है, तो उस समय जो धारा बहती है उसे वाटहीन धारा कहते हैं, वाटहीन धारा कहते हैं। हो गया, 1 नंबर का सवाल था, वाटहीन धारा किसे कहते हैं? आपको समझ में भी आ गया क्यों वाटहीन होता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन खंड ब का ही ग क्वेश्चन है, 2 से का ग। किसी परिपथ में 0.2 सेकेंड में धारा 10 एम्पियर से 5 एम्पियर तक गिरता है, यानी इसमें डाउन हो रहा है। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल EMF जो है वो 50 वोल्ट है, तब परिपथ में स्व प्रेरकत्व का आकलन कीजिए, यानी गणना करना है। यहाँ स्व प्रेरकत्व यानी कि L का मान निकालना है। ओके, तो देखते हैं, क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कोई परिपथ है, इसमें एक प्रेरकत्व लगा है। ये हमारा ख क्वेश्चन था, ख का आंसर था, और ये ग का। तो एक प्रेरकत्व है यानी कुंडली, ये रहा हमारा प्रेरकत्व, बना देते हैं, कोई प्रत्यावर्ती धारा ही होगा। तो यहाँ पे किसी परिपथ में 2 सेकंड में, कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। तो 2 सेकंड यानी धारा समय का परिवर्तन जो है 0.2 सेकंड के अंतर्गत जो हो रहा है, उसमें जो धारा है, धारा वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है? धारा जो जा रही है वो दिख रहा है आपको कि 10 एम्पियर से 5 एम्पियर तक, यानी अंतिम माइनस प्रारंभिक जब करेंगे तो धारा परिवर्तन निकलेगा। तो 5 एम्पियर माइनस 10 एम्पियर, यही परिवर्तन है डेल्टा आई। तो डेल्टा आई का मान जो निकल के आ रहा है वो हमारा आ रहा है 5 में से 10 गया तो 5 एम्पियर। ये रहा धारा परिवर्तन, और समय हमें पता है। कहा कि यदि औसत ईएमएफ प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ का मान दे रखा है 50 वोल्ट, ईएमएफ का मान कितना दे रखा है? 50 वोल्ट। तो हमें बताना है कि एल कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि प्रेरित ईएमएफ, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ सीधी भाषा में ई भी बोल सकते हैं, वो होता है माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, ये फॉर्मूला होता है। अब ईएमएफ का मान है 50, यहाँ हमने 50 रख दिया। एल का मान निकालना, इसे छोड़ दीजिए। डेल्टा आई हमारा है -5 एम्पियर, तो यहाँ पे हमने रख दिया -5, और बटे में आपका समय दे रखा है 0.2 सेकेंड। अब देखिए इसे हल करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये यहाँ बटे में इधर आके गुणा हो जाएगा। तो 50 गुणे 0.2 बराबर 5L। तो 5 दूना देखो दशमलव, ये 0 से दशमलव खत्म, और ये बचा 5 गुणे 2 बराबर कितना? 5L। 5 से 5 कट गया, L बराबर आ गया कितना? 2 हेनरी। 2 हेनरी यानी कि प्रेरकत्व कितना होगा? 2 हेनरी। आंसर आ गया। ठीक है, तो स्व प्रेरकत्व कितना है? 2 हेनरी, यानी ये जो कुंडली है वो प्रेरकत्व कितना है इसका? 2 हेनरी है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, लेंज का नियम। घ, लेंज का नियम, लेंज लॉ, लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या है? तो लेंज के नियम अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न होता है। क्या है नियम? प्रेरित
विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न होता है। यही लेंज का नियम है। इसे फैराडे का प्रथम नियम भी कहते हैं, लेंज का नियम। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर गा वाला, हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिज्या जो है 0.53 एंगस्ट्रॉम है। यहीं नीचे ही लग जाएगा हमें जहां तक लगता है। तो घ के बाद अंगा वाला क्वेश्चन है, कहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम इलेक्ट्रॉन कक्षा की जो त्रिज्या है, ये R1 का मान है त्रिज्या। तो R1 जो दिया, पहली कक्षा की त्रिज्या R1 जो है वो दिया हुआ है आपका 0.53 एंगस्ट्रॉम। इसे हम लिख सकते हैं 0.53 गुणे 10 की घाती -10 मीटर लिख सकते हैं। फिर कहा है कि n बराबर 3 यानी तीसरे कक्षा की त्रिज्या हमको बताइए, यानी हमसे तीसरे कक्षा की त्रिज्या पूछा है। फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है कि nवें कक्षा की त्रिज्या पहले कक्षा की त्रिज्या गुणे मुख्य क्वांटम संख्या यानी n का स्क्वायर कर दीजिए। ये आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे रखिए आपका आंसर आ जाएगा। तो करते हैं, हमसे तीसरे कक्षा की त्रिज्या पूछा है, तो R3 बराबर, यहां हमने लिखा था Rn बराबर R1 इंटू एन स्क्वायर। तो Rn मतलब कौन सा त्रिज्या निकालना है, हमको निकालना है तीसरा। तो तीसरा निकालने के लिए यहाँ पे सब मान दिया है, R1 का मान इतना है जो कि इतना हो गया, और हमसे तीसरा पूछा है तो n की जगह हम लोग 3 रख देंगे। तो करते हैं, तो R1 सवाल से ही देख लीजिए 0.53 गुणे 10 की घाती -10 क्योंकि एंगस्ट्रॉम में था, और n का मान 3 है तो यहाँ 3 हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पे n स्क्वायर है फार्मूले में, तो हमको n स्क्वायर यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो यहाँ से R3 बराबर क्या हो जाएगा, 0.5 गुणे 3 तिरिक का 9 और 10 की घाती -10 मीटर। तो R3 का मान हो गया 9 पंजे 45 यानी कि 4.5 गुणे 10 की घाती -10 मीटर, या फिर हम इसे कह सकते हैं तीसरी कक्षा की त्रिज्या है 4.5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। 0.53 सॉरी, ये 0.53 था, 0.53 था। तो R3 बराबर हो जाएगा 0.53। तो R3 बराबर हमको निकालना है, तो यहाँ पे मान हम लोग 0.53 रखेंगे। 0.53 गुणे 10 की घाती -10 इंटू 3 का स्क्वायर। तो R3 बराबर हो जाएगा 0.53 गुणे 9 गुणे 10 की घाती -10। तो R3 बराबर 9 त्रिक 27, 2 हासिल, 9 पचे 45, 46 47, तो 4.77 एंगस्ट्रॉम ये आंसर होगा। 10 की घाती -10 को वापस मैंने एंगस्ट्रॉम में लिख दिया। 9 त्रिक 27 हासिल 2, 9 पचे 45, 46 47, ठीक है, ये इसका आंसर है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। च वाला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परिघटना का नाम लिखिए किसी एक परिघटना का नाम लिखिए जिसकी व्याख्या क्वांटम सिद्धांत से की जा सकती है और तरंग सिद्धांत से नहीं। तो देखिए, कोई एक परिघटना जो क्वांटम सिद्धांत यानी कण सिद्धांत से, तरंग सिद्धांत से नहीं, तो फोटॉन ही है। फोटॉन वह परिघटना है जिसकी व्याख्या हम क्वांटम सिद्धांत से करते हैं, तरंग सिद्धांत से नहीं। ठीक है, अब जो खंड स है, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए इसे मैं अगले वीडियो में अपलोड करूँगा। खंड स और खंड द एक साथ मैं अगले वीडियो में अपलोड करूँगा। ओके, तो अभी के लिए बस इतना, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।